हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मेडिकल सब्जेक्ट में जो 19 सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, किसमें सबसे ज्यादा टॉर्चर फील होता है, किसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ना फील होती है? यस, इन डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट I have taken many classes all over the India, outside the India, but one common feedback: community medicine. And this community medicine is the basic from where the story of the Mughal Azam. No, this is the medical Azam. तो मेडिकल आजम की कहानी शुरू होने वाला जो सब्जेक्ट है, जो डिपार्टमेंट है, वो हमारा कम्युनिटी मेडिसिन है. यस, वेरी वेरी बोरिंग. एक छोटी सी कहानी. मैंने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस क्रॉस किया, सेकंड ईयर एमबीबीएस क्रॉस किया, फिर तब तक समझ में आ गया था पैथो फार्मा पढ़ते तक कि कभी भी लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ पढ़ करके एग्जाम को क्रॉस नहीं किया जा सकता. बाय द वे, हम क्रॉस करते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो जितने जल्दी हम पढ़ेंगे उतनी जल्दी हम चीजों को भूल जाएंगे. तो अब समझ में आ गया कि नहीं, सीनियर होते होते अब हमको डेली कंटिन्यूअसली पढ़ना होगा. जोश में थे, पैथो फार्मा का एग्जाम दोपहर को खत्म हुआ, लाइब्रेरी पहुंच गए, सीनियर से पूछे कि सर नेक्स्ट ईयर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? हमको सीनियर्स ने बताया ईएनटी, ऑप्थेल्म और कम्युनिटी मेडिसिन, पीएसएम. इसमें से पीएसएम सबसे खतरनाक सब्जेक्ट होता है. लिटरली भाई मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं पीएसएम शुरू करूंगा, सबसे पहला सब्जेक्ट. और आज ही सेकंड प्रॉफ का एग्जाम खत्म हुआ है. लाइब्रेरी गए, पार्क की बुक उठाए, सीनियर से पूछा कि कौन सी बुक पढ़नी? पार्क की बुक उठाए, खोला, और उसके बाद हमने कुछ लाइनें पढ़ी. उस समय कुछ टाइम था आपका दोपहर का 3 बजे. फिर जैसे ही थोड़े टाइम बीते, अचानक लाइब्रेरी में से हम उठे और घड़ी को देखा कि यार ये 5:30 कैसे बज रहे हैं? अभी तो 3 बजे थे, अब 5:30 कैसे बज रहे हैं? अचानक याद है, अरे ये तो मुझे नींद आ गई. यस, पार्क की बुक को जैसे ही आप खोलेंगे, पढ़ेंगे, कुछ लाइनों के बाद अगर आपको इंसोम्निया की भी बीमारी तो तगड़ी नींद आती है, बहुत बढ़िया नींद आती है. यस, इट इज वेरी बोरिंग सब्जेक्ट. Yes, when you will go for the community medicine, you will see there only the project, only the seminar, और इन सभी चीजों के कारण खूब परेशानी होती है. You will go for the family visit. आप जब डिपार्टमेंट जाएंगे और सपोज आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और सपोज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ द चिल्ड्रन 0 to 3 year एज इन स्लम एरिया रामनगर. वहां टीचर कहेंगे नहीं, ये तुम्हारा पहला स्टेटमेंट ही गलत है, इसको सुधार के लाओ. तो अब आप टेंशन लेंगे. याद रखिए, टेंशन नहीं लेना है. टीचर हमको घुमाएंगे, हम भी डिपार्टमेंट में घुमा करके चीजों को प्रेजेंट करेंगे. कैसे? आपने पहले बताया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ द चिल्ड्रन 0 to 3 year एज, समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू आर सेइंग इन स्लम एरिया रामनगर. तो अब क्या करना है? रामनगर जो पीछे लिखा था उसको सामने उठा के लाना है. इन रामनगर स्लम एरिया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ 0 to 3 year. मैं जस्ट आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. ओके, अब टीचर कहते कि नहीं, ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट नहीं है. तो अब आपको क्या करना है? यस, यू हैव टू डू 0 to 3 year चिल्ड्रन इन स्लम एरिया रामनगर फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. ओके, तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट को पलट पलट करके करना है. टेंशन नहीं लेना है. टीचर अक्सर आपको इस डिपार्टमेंट में घुमाएंगे और आपको भी स्टेटमेंट को घुमाना है और अपनी स्टडी को कंटिन्यूस करनी है. जैसे ही आप टीचर से विजिट करने के लिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट, तो पहले आपको क्या करना है? पूरा उस प्रोजेक्ट के पीछे नहीं पड़े रहना है. 1 घंटे पहले आपको स्टेटमेंट को इधर से उधर करना है. आपको कोई सेमिनार है, बहुत ज्यादा टॉर्चर होने वाला है, आपको क्या करना है? उसके पीछे पूरा नहीं पड़े रहना है. जिस दिन सेमिनार है उसके 1-2 दिन पहले आपको तैयारी शुरू करनी है. और जब भी आप सेमिनार को लेकर के जाएंगे तो टीचर बोलेंगे नहीं, ये बैकग्राउंड रेड अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज करके लाओ. नहीं, इसमें जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है, आपने यहां पर अपना नाम लिख दिया है, प्रेजेंटेड बाय यू, योर नेम, गाइडेड बाय दिस टीचर, एंड हियर इज द एनी काइंड ऑफ द फिगर. आपको क्या करना है? नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा डिजाइन किया, अगले बार आपको बुला रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है. आपको क्या करना है? प्रेजेंटेड बाय जो है इधर का उधर लिखना है, गाइडेड बाय आपने जो इधर लिखा था उधर लिखना है. बैकग्राउंड का कलर येलो था, रेड था, तो उसको चेंज कर दीजिए, ब्लू कर दीजिए. चीजें वही हैं, आपको चीजों को घुमाना है. ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी जिस दिन आपका प्रोजेक्ट सेमिनार स्टार्ट होगा. यस, सो हियर द स्टडी, हियर द स्टोरी, हियर द फन ऑफ
मेडिकल आजम स्टार्ट्स। सो आर यू रेडी टू एंजॉय दिस आवर पीएसएम? समझते हुए चलिए, हमारे बॉलीवुड की सबसे बेस्ट मूवीज में से एक, द बिगेस्ट इंडियन फिल्म एवर, दैट इज द अवर मुगले आजम, जिसमें एक बिगड़ी हुई औलाद होती है, शहजादा सलीम। मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा शहंशाह होते हैं हमारे पृथ्वीराज कपूर, अकबर का रोल प्ले करते हुए। और आप इसमें देखेंगे कि बिगड़ी हुई औलाद शहजादे सलीम, इसको बेपनाह मोहब्बत हो जाती है एक अदना कनीज दासी के साथ, अनारकली, जिसका रोल प्ले किया था मधुबाला ने। अब यही चीज आपके कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते समय होगी, आपको इसको एक फन की तरह लेना है। सोचिए क्या हो अगर मान लो ये जो मुगले आजम मूवी है वो मेडिकल आजम में कन्वर्ट हो जाए। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपके मेडिकल कॉलेज में जो डीन है, जो पूरे कॉलेज को संभाल रहा है, वो कौन है? उसका किरदार आप देंगे हमारे पृथ्वीराज कपूर, हमारे अकबर को, शहंशाह अकबर। तो याद रखिए, मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी ओपीडी का शहंशाह कौन? यस, द लीडिंग ऑर्थोपेडिशियन ऑफ आवर इंडिया। रिमेंबर, द ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर, ही विल लीड। अब समझने की कोशिश कीजिए कि मुगल सल्तनत की सबसे खूबसूरत मल्लिका कौन होगी? मुगल सल्तनत के सबसे बड़े शहंशाह की वाइफ, महारानी जोधाबाई, किस डिपार्टमेंट से होगी? ऑप्स गायनी डिपार्टमेंट की एचओडी। और इनकी बिगड़ी हुई औलाद कौन? शहजादा सलीम, जो जंगे पीएमटी की तैयारी करेगा, जंगे नीट यूजी की तैयारी करेगा, लेकिन प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएगा। एचसी वर्मा की किताबें पढ़ते पढ़ते वो थक जाया करेगा। तो अल्टीमेटली उस बिगड़ी हुई औलाद को मणिपाल की पेमेंट सीट में एडमिशन दिलाया जाता है और वो जंगे पीएमटी, यस, जंगे पीएमटी, जंगे नीट यूजी की तैयारी कहां करेगा? कोटा के तपते रेगिस्तान में। और कोटा के तपते रेगिस्तान में अपनी तैयारी करने के बाद वो जंग मेडिकल में एंटर करेगा, मणिपाल की पेमेंट सीट में एंटर करेगा, वहां से लटक लटक के रिफर्ड बैच लगते हुए, क्योंकि ये बिगड़ी हुई औलाद है, किसी तरीके से जंगे एमबीबीएस को क्रॉस करेगा। और जंगे एमबीबीएस में पढ़ते समय उसे खूब सारे छोटे छोटे नोट्स मदद करेंगे। ये नोट्स कुछ और नहीं है, जो हमारे सीनियर्स के मदद से लंबे समय से हमको हेल्प करते हुए चले आ रहे हैं। एग्जाम टाइम में आपने देखे होंगे छोटे छोटे चुटके होते हैं, छोटे छोटे खर्रा फर्रा, अलग अलग नाम बोले जाते हैं, हनुमान चालीसा की तरह कंसाइज फोटोकॉपी होती है। ओके, तो ये कुछ और नहीं है, शहंशाह बाबर का करामाती चुटका। ये जो नोट्स हैं वो बहुत पुराने खानदान बाबर के जमाने से चले आ रहे हैं। तो ये जो है हेल्प करते हैं इस बिगड़ी हुई औलाद को जंगे एमबीबीएस को क्रॉस करने में, और किसी तरीके से ये जंगे मेडिसिन को भी क्रॉस करता है और धीरे धीरे जंगे डीएम कार्डियोलॉजिस्ट को क्रॉस करके मुगल सल्तनत की ओपीडी में अपना पैर रखता है। और जब मुगल सल्तनत की ओपीडी में अपना पैर रखता है तो अपना दिल दे बैठता है एक अदना कनीज। यस, किसको? ये एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है। इसका एक डायलॉग हम सुनेंगे, इस जंगे एमबीबीएस पर मैंने सब पर ट्राई किया, लेकिन यस, आप मेडिकल फील्ड को एक फनी वे में लीजिए और इसकी स्टोरी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत प्ले हमने इसके ऊपर किया था, इन सब्जेक्ट्स को जोड़ते हुए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको मजा भी आएगा। और किस तरीके से न सिर्फ पीएसएम को पढ़ना है, बट आगे के क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को किस तरीके से फनी लेते हुए चलना है, वो आपको समझ में आएगा। तो इसमें जो हमारा शहजादा सलीम है, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, वो अपना दिल किसे दे बैठता है? एक एमबीबीएस को? नहीं। और नीचे आइए, एक डेंटल स्टूडेंट को? नहीं। और नीचे आइए, फिजियोथेरेपिस्ट को? नहीं। और नीचे नर्सिंग को? नहीं। और नीचे एक अदना कनीज पैरामेडिको अनारकली को अपना दिल दे बैठता है। अब डेफिनेटली एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, वो पैरामेडिकल स्टूडेंट से मोहब्बत कर बैठा है, ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा, खास करके मुगल सल्तनत के सबसे बड़े शहंशाह हमारे सम्राट अकबर को तो बिल्कुल नहीं। तो अब जंगे मैदान में आप देखेंगे कि
लीडिंग ऑर्थोपेडिशियन ऑफ द इंडिया, ऑर्थोपेडिक्शियन एंड आवर कार्डियोलॉजिस्ट, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इन दोनों के युद्ध में जो एक फनी सी चीज निकल के आती है वो है हमारा मेडिकल आजम। सर, अब ये स्टोरी यहां पर क्यों सुन रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पीएसएम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन आपको इसको डेली लाइफ के साथ जोड़ते हुए, अपने मेडिकल फील्ड के साथ जोड़ते हुए कहानी को स्टार्ट करना है। अब हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। यस, ईएनटी, ऑप्थेल्म, कम्युनिटी मेडिसिन, इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करते हुए फिर हमको सर्जरी, मेडिसिन, ऑप्स गायनी, ऑर्थो, स्किन एनेस्थेशिया, रेडियो, साइकी, ये सारी चीजों को करना है। तो कुछ मजे के साथ पढ़ें। बहुत ही टेंशन बढ़ जाता है जब हम एनार्ट, फिजियो, बायोकेम, पैथोफार्मा, माइक्रो करके यहां तक आते हैं, और साथ में सब्जेक्ट्स का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कोई भी काम करने के दो तरीके, या तो रो के करो या हंस के करो। तो एक काम करते हैं, क्यों नहीं हम हंसते हुए किसी चीज को एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं, इससे इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और चीजें याद भी होंगी। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कम्युनिटी मेडिसिन, कुछ फनी चीजों के साथ। आप अक्सर जब भी कुछ त्योहार आता है, कुछ भी चीज होते हैं, तो इस तरीके के आप डायलॉग्स सुनते हैं। यस, ये कोई और मूवी नहीं, हमारा मुगले आजम है, तो हम इसे मेडिकल फील्ड में लाते हैं। मेडिकल आजम, उठो अनारकली, वेबिनार खत्म हुआ। ओके, सो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स वी विल सी। यस, एक एक अभिनय बहुत ही संजीदे तरीके से, सम्राट अकबर जो कि लीडिंग ऑर्थोपेडिशियन है, यस, पृथ्वीराज कपूर की एक्टिंग ने इसे दमदार बनाया। आप सभी जानते हैं दिलीप कुमार, जिनको अभिनय सम्राट कहा जाता है। इवन मधुबाला के एक एक फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही जबरदस्त थे। तो इसी तरीके से अब हम अपने सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ना चालू करते हैं, एक बहुत ही फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में, विथ प्रॉपर रेफरेंस। सो हियर फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अवर कम्युनिटी मेडिसिन। आपने हमारा पहला टीजर वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी मेडिसिन, व्हाट इज दिस? यस, सिंपल वे में आगे भी वीडियो बनाएंगे, ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं इसको, डिसीज को, कैसे सोसाइटी में जाकर के मेडिसिन मींस मेडिकल नॉलेज को स्प्रेड करते हुए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सी कहानी है, अगर किसी एक आदमी का तबीयत खराब होता है, वो ऑफिस नहीं जा पाता, वो अपनी इनकम जनरेट नहीं कर पाता, उसका लॉस होता है, उसके लॉस के कारण फैमिली का लॉस होता है, फैमिली का लॉस होता है। आप सोचिए एक सिटी में कितने सारे फैमिली, किसी ना किसी की तबीयत खराब हो रही है, तो पूरे फैमिली के कारण सिटी का लॉस हो रहा है, सिटी के कारण स्टेट का लॉस हो रहा है, स्टेट के कारण कंट्री का लॉस हो रहा है। क्यों? जस्ट तबीयत खराब होने के कारण, किसी डिसीज के कारण। तो कितना अच्छा है कि हम उस डिसीज को ही रोक दें, अगर हम उस डिसीज को प्रिवेंट कर देंगे। कैसे? जस्ट बाय क्लीन वाटर, बाय यूजिंग द प्रॉपर सैनिटाइजेशन, बाय यूजिंग द प्रॉपर न्यूट्रिशन, बाय प्रॉपर इम्यूनाइजेशन। तो इससे बड़ी बड़ी बीमारियां रुक जाती है। तो इकोनॉमिक लॉस, मेंटल लॉस, फिजिकल लॉस, सारी चीजें बंद हो जाती हैं। एक आदमी का पैसा बचता है, एक आदमी का टाइम बचता है, एक आदमी का सोर्स ऑफ इनकम अफेक्ट नहीं होता। तो इस कारण पूरे कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि किसी बीमारी को डेवलप होने से पहले ही हम प्रिवेंट कर दें। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ हाउ वी विल रीड? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फॉलो our standard textbook Park. Right now there is the 26th edition of the Park textbook, very standard textbook. याद रखिए, पैटर्न का काम है, एग्जाम पैटर्न आप अक्सर सुनेंगे कि हाँ हमारा जो एग्जाम है उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है। रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट एमबीबीएस से ही मैं आप लोगों को कहते आ रहा हूं, अगर मान लो आपका थ्योरी स्ट्रांग है, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो किसी भी तरीके का पैटर्न हो, यू विल बी एबल टू क्रैक, यू विल बी एबल टू क्रॉस ऑल काइंड ऑफ द पैटर्न। इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि नीट है या नेक्स्ट है, कि आने वाले टाइम में यूएसएमएलई पैटर्न हो जाएगा या प्लैब पैटर्न हो जाएगा। नेवर वरी अबाउट इट, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। अब जैसे जैसे सीनियर हम बनते जा रहे हैं, स्ट्रेस का लेवल बढ़ते चले जा रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा हम इसको और फनी वे में लेते हुए चलेंगे।
ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, लेकिन इसका अभी ई फॉर्म नहीं आया है। वी आर हैविंग द 25th एडिशन, लेकिन 26th एडिशन जो है वो आपकी आ चुकी है। बट फॉर द स्टडी पर्पस, यस, वॉट एवर द अपडेट, वी विल लुक फॉर दैट। तो अब यहां पर हम समझते हैं कि ये जो पार्क की बुक, बीडी चौरसिया सर की बुक पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। एक टाइम था कि ग्रेज एनाटॉमी से भी ज्यादा ये सेल आउट होता था। उसी तरीके से याद रखेंगे, ये इतनी अच्छी बुक है, पूरे एशियन कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके डाटा जो हैं, इसकी जो फैक्ट्स हैं, ये बहुत ज्यादा माने जाते हैं। सो देर इज द नो एक्सक्यूज टू मेक कॉम्प्रोमाइजेशन विद दिस बुक। और एक चीज याद रखेंगे, हर बुक हम बोलते हैं बीडी चौरसिया सर, हम बोलेंगे खुराना सर, हम बोलेंगे धिंगरा सर, ओके, लेकिन यहां पर पार्क मैडम, ओके, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू रिवील द मेमोरी ऑफ माय हस्बैंड, ओके। तो ये याद रखेंगे कि इनके ऑथर जो हैं वो पार्क मैडम हैं, ओके, दैट्स व्हाई। नाउ सी हियर, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें किस तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आखिर हमें ये पीएसएम पढ़ना क्यों है, तो पहला चैप्टर है मैन एंड मेडिसिन। तो हमको ये समझना कि पीएसएम की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत पहले की बात है, जब मेडिसिन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। डिसीज, बीमारी क्या होता था, यह माना जाता था कि भूत प्रेत इनके कारण होता है, देवताओं के अभिशाप के कारण बीमारियां होती है। दैट वाज द आवर एंशिएंट मेडिसिन, पहली चीज। फिर उसके बाद जर्म थ्योरी आया, रॉबर्ट कोच, पॉस्चर, लुइस पॉस्चर, ये सभी लोग आए और इन्होंने बताया कि नहीं, बीमारियां जो है वो किसी भूत पिशाच के कारण नहीं होती, देवताओं के अभिशाप के कारण नहीं होती, बल्कि ये किसी अननोन चीज के कारण होती है, जो अगर बॉडी में एंटर कर जाती है तो बीमारी करती है। तो हम इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इंडिया में इन सभी से पहले धन्वंतरी जी का उल्लेख आपको आयुर्वेद में मिलेगा। यस, धन्वंतरी जी के बाद में आपको कई सारे सुश्रुता, चरक, अत्रेय ऋषि का उल्लेख पार्क की बुक में सबसे पहले है। अत्रेय, फादर ऑफ द सर्जरी, अवर, सुश्रुता, चरक संहिता, इन सभी का उल्लेख मिलेगा। उसके बाद ग्रीक कंट्रीज में कौन आए, हिप्पोक्रेट्स। उसके बाद आगे डेवलपमेंट होता चला गया। हमने देखा था फादर ऑफ एनाटॉमी हीरोफिलस, गैलेन आए। गैलेन ने पूरे वर्ल्ड को अंधकार में डाल दिया था, क्योंकि वो एनिमल पर डाइसेक्शन करते थे। क्योंकि हीरोफिलस के बाद क्या हुआ था, एनाटॉमी जो है वो क्राइम हो गई थी, और बिना डाइसेक्शन के, बिना सर्जरी के मेडिकल साइंस डेवलप हो ही नहीं सकता। ये हम फर्स्ट एमबीबीएस में एनाटॉमी पढ़ते हुए देख चुके हैं। तो गैलेन के टाइम में एनिमल डाइसेक्शन बंद हो गया, इसलिए डार्क एरा ऑफ द मेडिसिन, डार्क एरा ऑफ द एनाटॉमी चालू हुआ। गैलेन के बाद वेसेलियस आए, उन्होंने फिर से डाइसेक्शन चालू किया। अब मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट फिर से आगे हुआ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेसेलियस के बाद फिर विलियम हार्वे आए, फादर ऑफ एंजियोलॉजी आए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े डॉक्टर्स आते चले गए और उन्होंने हमारे मेडिकल साइंस को डेवलप किया। क्यों, इतिहास को जानना क्यों जरूरी है, फिर से मैं आपको बता दूं। अगर मान लो हम इतिहास को जानते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं, या तो अच्छी चीज या बुरी चीज। जो गलतियां होती है, जो बुरी चीज होती है, उनसे हमको सीख मिलती है और उन चीजों को हमें नहीं दोहराना है। थॉमस एल्वा एडिसन का एक स्टेटमेंट आपको बिल्कुल पता होगा, वो 1000 बार बल्ब बनाए लेकिन उनका बल्ब बनाना फेल रहा। फिर उसके बाद वो बल्ब बनाने में सफल हुए तो उनका इंटरव्यू लिया गया कि आप उन पिछले 1000 चीजों से क्या सीखे। उनका एक लाइन था, मैंने उन 1000 अटेम्प्ट से एक चीज ये सीखी कि किस तरीके से बल्ब नहीं बनाया जाता है। ओके, सो बी पॉजिटिव, याद रखिए हमको अपने इतिहास से सीखने के लिए मिलता है। इसलिए कम्युनिटी मेडिसिन सबसे पहला चैप्टर, यस, एंशिएंट मेडिसिन, फिर उसके बाद मॉडर्न मेडिसिन, और फिर इसमें एक स्टेटमेंट मिलेगा कि मॉडर्न मेडिसिन जो है, स्पेशलाइजेशन जो चल रही है, हम हार्ट के बारे में देख रहे हैं, हम लीवर के बारे में देख रहे हैं, हम किडनी के बारे में देख रहे हैं। आज की जो मेडिसिन है वो मॉलिक्यूलर लेवल जीन्स पर आ गई, इसके बावजूद भी डेथ रेशियो जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो नहीं बढ़ी। इसलिए एक लाइन मिलेगा, फेलियर ऑफ सक्सेस। आज की जो मेडिसिन है वो फेलियर ऑफ सक्सेस है। ओके, सक्सेस तो मिली है मेडिकल साइंस में, लेकिन फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ी है, फिर भी हमारा जो डेथ रेट है वो कॉमन बहुत अच्छे से कंट्रोल में नहीं आया, मतलब हमारा मेडिसिन सक्सेसफुल होते हुए भी फेल है। इसलिए अब सोसाइटी में मेडिसिन को सोशल करने की बातें चालू हुई और हमारा मेडिसिन
हर फैमिली में एंटर किया, फैमिली मेडिसिन की शुरुआत हुई, स्पेशलाइजेशन तक पहुंच गए हम, आजकल यही चल रहा है। लेकिन अब फिर से एक नॉर्मल लेवल पर इन चीजों की बातें चल रही हैं, जिसको हम फैमिली मेडिसिन के बारे में कहेंगे। हर इंडिविजुअल के हेल्थ को हमको देखना है, और कैसे देखना है? यस, क्लीन वाटर, प्योर वाटर, क्लीन फूड, हाइजीनिक फूड, सैनिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, वैक्सीनेशन, एजुकेशन, ये बेसिक चीजों के साथ, यही तो फैमिली मेडिसिन है। फैमिली के एक एक मेंबर के हेल्थ को हमको ख्याल रखना है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, सिंपल सिंपल छोटी बातें करनी, यही फैमिली मेडिसिन है। और इसको जब हम पब्लिक लेवल पर चलते हैं, पूरे कम्युनिटी के लेवल पर चलते हैं, तो ये कम्युनिटी मेडिसिन कहलाता है। दोनों के दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वी विल सी। तो ये चैप्टर हम देखेंगे और इसमें लर्न करेंगे कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनको नहीं दोहराना है, और इतिहास में जो अच्छी चीजें हुई हैं उनको हमको और अच्छे करते हुए चले जाना है, और अपने सोसाइटी को स्ट्रांग बनाना है। तो ये पहला चैप्टर। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। तो हमको यह समझना है कि आखिर डिसीज किसे कहते हैं और हेल्थ किसे कहते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के कोई चांसेस नहीं है। फाइन, अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया तो 1 नंबर या 2 नंबर। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट, हु इज द फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, रेयर हैं। तो पीजी के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, बट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजी एज वेल एज पीजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमको इसमें बेसिक समझ में आएगा कि आखिर डिसीज किसको बोलेंगे और हेल्थ किसको बोलेंगे। इसके बाद हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। यस, एपी मीन्स अपॉन, डेमो मीन्स पीपल, लॉगस मीन्स स्टडी। तो इसमें हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनकी स्टडी करेंगे कि उन लोगों में, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर फैमिली में, एक पर्टिकुलर मोहल्ले में कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है, कौन सा इंफेक्शन ज्यादा हो रहा है। अगर उस मोहल्ले में पान ठेला है, खूब ज्यादा सिगरेट बिकते हैं, तो इसी कारण क्या वहां पर लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं? समझने की कोशिश कीजिए। हमारे मेडिकल आजम में एक तरफ मुगल सल्तनत की ओपीडी के सबसे बड़े शहंशाह सम्राट अकबर हैं, दूसरी तरफ बिगड़ी हुई संतान शहजादा सलीम है, जो अपना दिल एक अदना कनीज पैरामेडिको को दे चुके हैं। और उनका दिल जीतने के लिए हमारा शहजादा सलीम जो है स्लम एरिया में जाता है। स्लम एरिया में जाकर के उस स्लम एरिया की लोगों की स्टडी करता है, क्योंकि अनारकली खुद एक स्लम एरिया को बिलोंग करती है। तो वहां पर वो देखता है कि इस एरिया में तो गंदा पानी है और इस कारण सभी लोगों को बीमारियां हो रही है। अब बिगड़ी हुई औलाद शहजादा सलीम क्या करेगा? बीमारियां रोकने के लिए कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा, लोगों का दिल जीतने के लिए कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा, बट उसको सिर्फ एक चीज करनी है, क्लीन वाटर, प्योर वाटर, हाइजेनिक वाटर। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, आप स्लम एरिया में जाएंगे, स्लम एरिया में जाकर के वहां पर स्टडी करेंगे कि आखिर लोगों को बीमारी क्यों हो रही है। यही आपका फैमिली विजिट है, यही आपका फैमिली फोल्डर है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर फील होगा पीएसएम डिपार्टमेंट में। लेकिन आपको टॉर्चर फील नहीं करना, आपको इसको एंजॉय करना है। याद रखिए, जैसे जैसे आप सीनियर बनते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको एंजॉय करें, क्या इससे टेंशन मिले। ओके, अब इस तरीके से हम इस पूरे एपिडेमियोलॉजी को डाटा पढ़ते जाएंगे। अब जब बीमारियां हैं तो बीमारियों को पहचानना है, तो कुछ मैथ्स की चीजें आएंगी, कुछ स्टैट की चीजें आएंगी। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग क्या है? जैसे कि मुझे एक मूवी में काम करना है, तो पहले मैं एक्टिंग करके बताऊंगा। ओके, गुस्सा कैसे करना है, यस, रोमांस का सीन कैसे होगा, कॉमेडी का सीन कैसा होगा, मैं एक स्क्रीनिंग टेस्ट देता हूं, और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सिलेक्शन होता है। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी डिसीज को पहचानने के लिए जाते हैं, उसकी स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो हमें स्क्रीनिंग करनी है। मींस हमको चीजों को छांटना है। वी विल सी कि कौन कौन से इंक्लूजन क्राइटेरिया हम अप्लाई करेंगे कि हां, इस बंदे को हमको हीरो या हीरोइन के लिए लेना है, इस डिसीज को, इस पैरामीटर को हम आइडियल मानेंगे। तो स्क्रीनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्रीनिंग हम कहां कहां पर यूज करेंगे, इसके लिए क्या क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया, क्या क्या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। अगर कोई हीरो है तो डेफिनेटली मैक्सिमम केसेस में किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो हम उसको हीरो की तरह नहीं ले सकते। कुछ मूवीज में वो हीरो रहेंगे, इन सभी मूवीज में नहीं रह सकते। इसी तरीके से अगर हम किसी बीमारी को पहचानने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हमको देखने हैं,
ये कुछ 8-10 आदमी हैं जो हम एक कंपैरिजन के लिए लेंगे। ओके, इसी तरीके से हम सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रॉपर प्रॉब्लम्स ऑफ द बॉर्डर लाइंस, इन सारी चीजों को देखेंगे, बायस, इन सारी चीजों की बातें करेंगे। फिर उसके बाद हमारे यूजी वाइवा के लिए, पीजी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती, जैसे कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, क्लासिकल एग्जांपल कोविड, जैसे कि इंटेस्टाइनल इंफेक्शन, जैसे कि आप याद रख सकते हैं हमारा हैजा, कॉलेरा, जिसके कारण लाखों करोड़ों की मौत पहले हुई थी, कोविड के कारण अभी लाखों करोड़ों की मौत हाल ही में हुई है। ये ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है। इसी तरीके से डेंगू, मलेरिया, इसी तरीके से जूनोसिस जैसे रेबिस, ये बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे, रिकेट्सियल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इन सभी के बाद हम देखेंगे यस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में अभी अभी हमने देखा है। फिर हम क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऑब्जर्व करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल, अभी आपने कम्युनिकेबल पढ़ा, नॉन कम्युनिकेबल, अगर मुझे डायबिटीज है, मैं किसी को छू देता हूं तो उसको डायबिटीज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, नॉन कम्युनिकेबल। सेम कहानी हाइपरटेंशन, कैंसर के साथ है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां पढ़ेंगे। आपकी यूजी के लिए और पीजी के लिए ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो चैप्टर तभी आपको समझ में आएंगे जब आप एपिडेमियोलॉजी को समझेंगे, स्क्रीनिंग को समझेंगे। तो पार्क की बुक में बहुत ही सुंदर तरीके से इन चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर इन बीमारियों को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम चलाती है, इनके बारे में हमको स्टडी करना है। ये कुछ नाम हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, जैसे कि यस वी विल सी द नाको, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, आरएनटीसीपी, टीबी के लिए, ये कुछ नाम है जो माइक्रोबायोलॉजी में हमने सुने थे। अब हेल्थ प्रोग्राम पढ़ने के बाद ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द पीजी एज वेल एज फॉर द थ्योरी एग्जाम्स। फिर हम पढ़ेंगे मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स टू सस्टेन द डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो हमने देखा, हम देखेंगे आगे कि पूरे कंट्री के लोग आपस में मिले, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड के अगर हेल्थ को बढ़ाना है तो हमको मिल करके काम करना पड़ेगा, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, एजुकेशन को बढ़ाना है। तो कई सारे समिट हम पढ़ेंगे, कई सारे मीटिंग पढ़ेंगे और वहां पर कुछ प्रॉपर गोल्स डिसाइड किए गए। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन फॉर द पीजी एंड यूजी, डेमोग्राफी एंड द फैमिली प्लानिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। शहजादा सलीम देख रहा है कि पूरे कंट्री में, इंडिया में बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसी कारण लोगों को यस वाटर, फूड, even the proper education, yes even the proper job, this all are not available। अगर मान लो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें और एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग कर लें तो पूरे वर्ल्ड की, पूरे इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। दो चीजें, एक पॉपुलेशन कंट्रोल और दूसरा एजुकेशन। यस, एजुकेशन अगर हम देंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इंडिविजुअली फीमेल में जो प्रॉब्लम है, बच्चों में जो प्रॉब्लम है और जीरियाट्रिक्स में, तो इनमें जो डिसीज है उनको कैसे रोकें? सिंपल सी बात है। यस, पहले भी गवर्नमेंट के कई सारे प्लान हुआ करते थे। जच्चा बच्चा स्वस्थ है, माता स्वस्थ है, बेबी स्वस्थ है, तो डेफिनेटली पूरे पॉपुलेशन जो है वो बहुत स्वस्थ रहेगा। तो इन चीजों को हमको देखना है। ऑप्स गाइनी में कैसे बीमारियों को रोकें, बच्चों में कैसे रोकें और बूढ़ों में, जीरियाट्रिक्स में कैसे रोकें। अब इसके लिए फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ चैप्टर, किस तरीके से न्यूट्रिशन को इंप्रूव किया जाए, हेल्थ को इंप्रूव किया जाए। फिर इसके बाद मेडिसिन और सोशल साइंस, अभी मेडिसिन जो है उसको सोशल साइंस, ये सोसाइटी में हम कैसे अप्लाई करें, फैमिली मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन को देखेंगे। फिर ट्राइबल हेल्थ इन इंडिया, आज भी इंडिया के कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर आदिवासी जनजाति रहती है, इनके हेल्थ को कैसे हम इंप्रूव करें, ये हमें देखना है। इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट अगर स्ट्रांग रहेगा तभी हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा और हम भी एक गुड हेल्थ को अचीव कर पाएंगे, बीमारियां कम होंगी। तो ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं, दीज आर नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। जैसे कि डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि हमारा हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको भी हमको देखना है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये यूजी और पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद ये छोटे छोटे चैप्टर हैं जो हमको एक विजुअल मेमोरी की तरह फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। मेडिसिन, सोशल साइंस, ट्राइबल हेल्थ इन इंडिया, एनवायरमेंटल हेल्थ इन इंडिया, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये हम माइक्रोबायोलॉजी में देख चुके हैं। डाइजेस्टर मैनेजमेंट, इसके ऊपर हमारे थ्योरी में शॉर्ट नोट आ जाता है, कभी कभी लॉन्ग नोट आ जाता है। तो अगर मान लो भूकंप आ गया, अगर
जैसे कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, तो उस समय कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करना है, कैसे लोगों की जान बचानी है, ये सारी चीजें हमको देखनी है। सुनामी आ गया है, ओके, तब हमें क्या करना है, तो ये सारी चीजें। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जैसे कि कोल वर्कर निमोनिया, जो हमने पैथो में पढ़ा था, तो पैथो के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो अगर कोई कोयले की खदान में, सिलिकॉन की खदान में काम कर रहे, तो उस सिचुएशन में कई सारी बीमारियां होंगी, तो उन बीमारियों को हमें कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। यस, ऑल्सो द जेनेटिक्स एंड हेल्थ, तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन यूजी में ये कभी कभी आ जाते हैं, इवन पीजी में एक दो क्वेश्चन, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट यस वी कैन नॉट लीव। फिर मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड द बेसिक मेडिसिन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का चैप्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे कैलकुलेशन समझ में आएंगे। और याद रखिए, पीएसएम का इंपॉर्टेंस हो सकता है अभी कम समझ में आए, लेकिन जब आप पीजी करके निकल जाएंगे, जब आप पेपर पब्लिश करेंगे, तो यहां पर जो चीजें आप सीखेंगे वो जिंदगी भर काम आने वाली है। सो डोंट इग्नोर द पीएसएम एंड डोंट इग्नोर द पीएसएम डिपार्टमेंट। यस, कम्युनिकेशन फॉर द हेल्थ एजुकेशन, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और मुझे आज भी याद है जब हम कम्युनिटी मेडिसिन में थे, तो हमारा सेमिनार का टॉपिक था बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल कम्युनिकेट करते हुए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे, ओके, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, हेल्थ प्लानिंग और मैनेजमेंट। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो आपको लगेगा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लाइफ के लिए, पीएसएम के लिए नहीं कह रहा हूं, वो है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अगर आपने ये चीज लर्न कर ली, मतलब आप दुनिया में कोई भी काम करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद हेल्थ केयर ऑफ द कम्युनिटी, इंटरनेशनल हेल्थ, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो वन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से हम कम्युनिटी मेडिसिन को पढ़ने जा रहे हैं। यस, सबसे पहले हम देखेंगे एंशिएंट मेडिसिन, फिर हमको पढ़ना है मॉडर्न मेडिसिन। फिर ये जो मॉडर्न मेडिसिन है वो फेलियर ऑफ सक्सेस साबित हुआ, इसलिए अब आता है हमारा फैमिली मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, और इसी कम्युनिटी मेडिसिन को हम कहते हैं पीएसएम। तो ये हमें डेवलपमेंट देखना है, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैन एंड मेडिसिन। यस, आप इसको जस्ट रीड करेंगे, यहां से हमारे यूजी पीजी क्वेश्चंस नहीं आते, पहली चीज। अगली चीज, यस वी विल ऑब्जर्व फॉर द अवर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। हेल्थ और डिसीज के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि आखिर हेल्थ किसको बोलते हैं, डिसीज किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में कई सारे टर्मिनोलॉजी आएंगे, जैसे कि आप बोल सकते हैं, एनाटॉमी पढ़ने से पहले हमको फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, जनरल एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है। उसी तरीके से एपिडेमियोलॉजी कुछ और नहीं है, ये हमारा जनरल पीएसएम है। यहां जब तक हम समय नहीं देंगे, तब तक हमें कम्युनिटी मेडिसिन समझ में नहीं आने वाली। सो वी विल रीड द टर्मिनोलॉजी एपिडेमियोलॉजी। ऑल्सो आफ्टर इट वी हैव टू लुक फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज एंड हेल्थ। तो हेल्थ और डिसीज की स्क्रीनिंग कैसे करनी है, कैसे हमको पैरामीटर लेने हैं, क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया रहेगा, क्या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रहेगा, किन लोगों को हम लेंगे, किन बीमारियों को लेंगे, किन हेल्थ को लेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। और इसके बाद अब हमारा रियल पीएसएम शुरू होता है। आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये पूरा पार्ट जो है हमारा जनरल कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल पीएसएम है। अब हमारा सिस्टम वाइज शुरू होता है, तो हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूजी एंड पीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको मजा आएगा, गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि ये सारी चीजें हम पैथो माइक्रो में लर्न कर चुके हैं। और इसके बाद इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हम साथ में पढ़ेंगे हेल्थ प्रोग्राम, किस तरीके से हम चीजों को डील करेंगे ये हम लर्न कर रहे हैं। और साथ में हम लोगों की स्टडी करेंगे, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। ये हम इस सीक्वेंस में लिख रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं।
So remember, these all are very very important chapter. These are very important chapters. इनसे एमसीक्यू की भी आएंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल वायो में आपसे चीजें पूछी जाएंगी. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके बाद हम ऑप्स गायनी, पीडिया एंड ओल्ड एज मींस जीरियाट्रिक्स, इनको इंपॉर्टेंस देंगे. ओके, सो दिस इज अवर पीएसएम इन ऑप्स गायनी, पीडिया एंड जीरियाट्रिक्स. और इनको अगर इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये हमको इंप्रूव करना पड़ेगा. तो फिर से हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फिर से मैं आपको यूजी एंड पीजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. फाइन, ये हम देखेंगे. इसी ऑप्स गायनी पीडिया वाले पार्ट में हम देखेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ. तो ये चीज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ आफ्टर दिस ऑल वी विल सी ए स्मॉल टॉपिक्स जो कि थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी यू कैन नॉट नेग्लेक्ट. ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट. अगेन पूरा आपका पहला ही लॉन्ग नोट देखने के लिए मिलेगा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जब आप थ्योरी में बैठेंगे. और याद कीजिए माइक्रो में हमने इसका पूरा एक चैप्टर देखा हुआ है. ऑल्सो वी विल सी द डाइजेस्टर मैनेजमेंट. हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ. वी विल सी ऑल्सो द मेंटल हेल्थ. तो ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो वी विल लुक फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज स्टैटिक्स. वी विल सी अबाउट अवर स्टैटिक्स ऑफ द our biostat, you can say. Fine, so we will look for the our biostat. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर आपको थीसिस प्रोजेक्ट में पूरे लाइफ लॉन्ग काम आएगी. और इसके बाद कुछ जनरल सी चीजें, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन कम्युनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस की बातें करेंगे. हम देखेंगे कि आप तो चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन उसे एक नॉर्मल आदमी को, स्लम एरिया के लोगों को समझाना है, तो कैसे आप उस नॉलेज को ट्रांसफर करेंगे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा प्रैक्टिकली. एंड वी विल सी द डिफरेंट अवर हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एज वेल एज different small chapters we will observe. So this is going to be our approach for the community medicine. तो इस तरीके से हम बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक चलेंगे. यस, विद द आवर प्रॉपर स्टोरी ऑफ द मुगले आजम, मेडिकल आजम. अब इधर जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि अब स्ट्रेस बढ़ चुका है, तो अब हम फन भी बढ़ाएंगे. और साथ में समझते हुए चलिए, यूजी की तैयारी हम अपने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो करेंगे ही करेंगे, और इसके साथ में अपने फैमिली फोल्डर, प्रोजेक्ट, सेमिनार, इन सारी चीजों को भी प्रॉपर हैंडल करते हुए चलेंगे अपने इस फनी स्टोरी के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ, और इनके साथ में इंटीग्रेशन टू द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. हर सब्जेक्ट, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, इवन ऑब्स गायनी, स्किन एनेस्थेसिया, रेडियो साइकी भी हमको स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलनी है. कम्युनिटी मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करेंगे, और जब हम वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कहां पर कम्युनिटी मेडिसिन की चीजें आ रही है, उन चीजों को भी हमको देखना है. तो हमें यूजी को तो स्ट्रांग बनाना ही बनाना है, क्योंकि यूजी स्ट्रांग रहेगा, थ्योरी स्ट्रांग रहेगा, तभी हमारा पीजी स्ट्रांग होगा. ओके, और मैं आपको फिर से बता दूं कि पढ़ना किस तरीके से है. विद द हेल्प ऑफ, यस, यू कैन ऑप्ट एनी प्लेटफॉर्म. आपकी ट्यूनिंग जिससे जम रही है, आप वहां जाइए, एक चीज को पकड़िए, एक चीज को फॉलो कीजिए. हमारा अप्रोच क्या रहेगा, सी हियर, आपको क्या करना है, वीडियोस आप देखेंगे, इसके बाद आप वीडियोस देखते हुए खुद के नोट्स बनाइए. इवन नाउ वी आर मेकिंग अवेलेबल द ई नोट्स इन प्रिंटेबल फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं. खुद के नोट्स आप बनाइए, और उसके साथ में हमारे ई नोट्स की भी आप मदद लीजिए. अगली चीज, अब
आपको पार्क की टेक्स्ट बुक पढ़नी है या जो भी टेक्स्ट बुक आप जिस सब्जेक्ट में देख रहे हैं, हर सब्जेक्ट की जो अप्रोच है हमारे ऐप में वो मैं आपको बता रहा हूं। पार्क की टेक्स्ट बुक या जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसको आपको पकड़नी है। डेफिनेटली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को पकड़िए तो ये आपके लिए बेस्ट है। और फिर इसके बाद आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज रिवाइज रिवाइज। रिमेंबर, रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी। ये लाइन मैं आपको फर्स्ट एमबीबीएस से कहते हुए आ रहा हूं। तो ये है आपका अप्रोच जो यूजी स्टूडेंट को करनी है। और याद रखिए, थ्योरी अगर आप पढ़ सकते तो अभी पढ़ सकते, इस साल पढ़ सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि फाइनल ईयर में मैं पीएसएम पढ़ लूं, इंटर्नशिप में पढ़ लूं, पोस्ट इंटर्न पढ़ लूं, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जो है वो आज है, जो है वो अभी है। इसलिए अभी के अभी इन चीजों को फॉलो करना है। टाइम लगेगा, लेकिन याद रखिए आप जितना ज्यादा टाइम देंगे उतने समय तक ये चीज आपके दिमाग में रहेंगी। एग्जाम आया, 2 महीने पढ़ करके भी आप पास हो सकते हैं। इवन कई सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनसे आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन याद रखिए चीजें उतनी जल्दी दिमाग से उड़ेंगी। ओके, एंड देन फॉर द पीजी स्टूडेंट, जो पीजी स्टूडेंट है उनके लिए हम क्या सजेस्ट करेंगे कि आप सीधे हमारे वीडियोस देखिए, सीधे हमारे ई नोट्स बनाइए, ई नोट्स को ऑब्जर्व कीजिए। टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं रहेगा। आप अगर इंटर्न पोस्ट इंटर्न हैं तो आपके पास ये टाइम नहीं रहेगा। तो आप इसके बाद सीधे एमसीक्यूज और रिवीजन कीजिए। सो दिस इज द वे। एंड रिमेंबर, क्यों पीएसएम से हमने ये कहानी शुरू की? यस, फिर से हम मेडिकल आजम में आते हैं, जहां पर एक तरफ मुगल सल्तनत की ओपीडी के सबसे बड़े बादशाह हमारे सम्राट अकबर, जलालुद्दीन अकबर बहुत गुस्से में हैं। हमारे डिपार्टमेंट के एचओडी बहुत गुस्से में हैं। क्यों? क्योंकि बिगड़ी हुई औलाद, कौन? हम सारे स्टूडेंट स्ट्रेस लेना नहीं चाहते, अपना दिल दे बैठे हैं एक अदना कनीज पैरामेडिको अनारकली को। तो एक जंग छिड़ जाती है हमारे डिपार्टमेंट में, इन अ फनी वे, डोंट टेक सीरियसली। ओके, और आप खुद सोचिए कि अगर मान लो इतना ज्यादा टॉर्चर मिलेगा, तो आपने इस मूवी को देखा होगा कि जलालुद्दीन अकबर ने अनारकली के साथ क्या किया था? अनारकली को जिंदा दीवार में दफना दिया गया था। तो समझिए हमारे मेडिकल साइंस में ये किसके बराबर है? इस मेडिकल आजम का एक छोटा सा लाइन मैं आपको सुनाता हूं। मान सिंह को हमारा सम्राट अकबर जो है वो बुलाता और बोलता है, मान सिंह। मान सिंह कहता है, जी हुजूर, इस अदना कनीज पैरामेडिको को हमारे फील्ड ऑफ विजन से दूर ले जाओ। यू नो फील्ड ऑफ विजन, ऑप्थेल्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, और इसे ले जाकर पीएसएम की उन अंधियारी गलियों में जहां पर प्रोजेक्ट और सेमिनार की आंधियों के अलावा कुछ नहीं है, दफना दो। तो ये हमारे मेडिकल आजम का डायलॉग है। पीएसएम की अंधियारी गलियां जहां पर सिर्फ आपको प्रोजेक्ट और सेमिनार मिलेंगे, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उस तकलीफ में भी आपको जिंदा रहना है। क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत की जंग है। सो एंजॉय दिस सब्जेक्ट, एंजॉय दिस ऑल द क्लिनिकल थिंग्स। स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेस के साथ अब हम फन को भी बढ़ाएंगे। हर चीजों को इंटीग्रेट करते हुए पढ़ तो रहे ही हैं हम फर्स्ट ईयर से, अब उन चीजों को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर ऑल द सब्जेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे कनेक्टेड।